हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्वथनांक का उन्नयन। अब हम लोग देखेंगे हिमांक का अवनमन। हिम मतलब होता है बढ़, अवनमन मतलब कमी न। तो क्या कहता है हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब कमी न। जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय को मिलाया जाएगा तो उसके हिमांक में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिमांक क्या है। तो हिमांक को अंग्रेजी में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, हिमांक। हिमांक और इसको शॉर्ट में एफपी बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा, कहता है कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तब उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जिस ताप पर जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्या कहलाता है, वह उसका हिमांक कहलाता है। वह उसका हिमांक कहलाता है। वह उसका हिमांक कहलाता है। ठीक है। अब कहता है हिमांक का अवनमन क्या होगा। तो यह तो कहता है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है वह उसका हिमांक कहलाता है। अब हम बात करें हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन में क्या लिख सकते हैं, कहता है कि किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी होती है। विलायक के वाष्प दाब में कमी होती है जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं कि जितना घट गया, मान लिया जाए कि आपके पास टेम्परेचर निर्धारित है। ठीक है, एक डायग्राम से हम लोग इसको समझें। ठीक है, ये देखिए यह आपका T0F है, इधर टेम्परेचर है आपका।
इधर आपका टेम्परेचर है, और यह किस में है, केल्विन में, और यह आपका टीएफ है, बिलियन का। इस जगह आपका हो गया क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब समझिए कि यह हमारा क्या, टी नॉट एफ, तो यह हमारा हो गया सॉल्वेंट, विलायक हो गया नहीं, और यह जो हमारा हो गया क्या, यह सॉल्यूशन, विलय हो गया। समझिए कि यह सॉल्यूशन हो गया, विलियन हो गया, और यह सॉल्वेंट, विलायक हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे इसमें अवाष्पशील, पहले वाष्प दाब यहां तक था, मतलब इसको ऐसे समझिए कि यह एक बर्तन है और वेपर प्रेशर हमारा पहले यहां से था। जब कोई भी सिर्फ शुद्ध विलायक था, इसमें कोई अवाष्पशील विलय नहीं मिला है, और जैसे वाष्पशील अवाष्पशील विलय मिला है, इसका वाष्प दाब घट गया, यहां आ गया। अब वाष्प दाब यहां आ गया घट करके यहां से। ठीक है, अब मेरे पास टेम्परेचर ही नहीं है बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कितना घटा, तो शुद्ध विलायक में जितना विलयन अवाष्पशील विलय मिलाने पर घटा, वही जो है हमारा क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन कहलाता है। और यह इतना मान लिया जाए, इतना घटा, यही घटा, तो यही जो घटा यहां से यहां जो घटा, यही हिमांक का अवनमन कहलाता है। और इसको लिखते हैं डेल टी एफ से। किससे लिखते हैं, डेल टी एफ से। तो क्या लिख सकते हैं, माना कि शुद्ध विलायक का हिमांक, माना कि शुद्ध विलायक का, माना कि शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट एफ तथा विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक टी एफ हो, तो क्या हो जाएगा, अब टी नॉट एफ ज्यादा हो जाएगा किससे, टी एफ से, तो टी नॉट एफ ज्यादा हो जाएगा किससे, टी एफ से। अब क्या है, ग्राफ से हम लोग देखें तो ग्राफ से क्या हो जाएगा, ग्राफ से डेल टी एफ बराबर, डेल टी एफ बराबर टी नॉट एफ घटाओ क्या, टी एफ। जहां डेल टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन, तो हम लोग लिख सकते हैं वेयर डेल टी एफ बराबर हिमांक का अवनमन। डेल टी एफ बराबर क्या हो गया, हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अब कहता है जिस तरह हम लोग मोलर क्वथनांक का उन्नयन पढ़े थे, उसी तरह हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। अब कहता है कि तनु विलयन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन के लिए क्वथना हिमांक का अवनमन उसके मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं। क्या बोलेंगे, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए हिमांक का अवनमन
तनु विलयन के लिए हिमांक का अवनमन क्या हो गया, डेल टी एफ मोललता क्या, छोटी एम के समानुपाती होता है, अर्थात डेल टी एफ समानुपाती एम। अब यह जब समानुपाती हटाएंगे तो सर एक कांस्टेंट देना होगा, तो यह क्या हो जाएगा, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। यह समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट, जहां वेयर के एफ क्या हो जाएगा सर, के एफ बराबर हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या इसी को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब कहता है कि यदि m बराबर क्या हो जाए, इकाई मान ले, नहीं अगर m को क्या मान ले, इकाई मान ले, तो क्या हो जाएगा बताइए, यदि m बराबर 1 हो, इकाई हो, तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ बराबर किसके, के एफ के, डेल टी एफ बराबर किसके, के एफ के। अब फिर क्या हो जाएगा, 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय को मिलाने पर, 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय को मिलाने पर हिमांक के अवनमन को या हिमांक में कमी को हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय को मिलाने पर 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय मिलाने पर हिमांक में कमी को हिमांक क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस तीनों में से कोई बोल सकते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, ये तीनों एक ही है। तो कहता है कि 1 केजी विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय मिलाने पर, अवाष्पशील विलय को लिख लीजिए, मिलाने पर हिमांक में कमी को हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अब केएफ का यूनिट क्या होगा, सेम वही होगा सर, केएफ का यूनिट क्या होगा सर, केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, और कहता है केएफ का मान
विलायक के प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो क्या लिख सकते हैं कि Kf का मान विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब m का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा इसको देखेंगे। अब कहता है सर कि m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब m का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो अभी हम पढ़े हैं कि m बराबर क्या होगा, WB क्या गुना 1000 बटा MB गुना WA न। अब इसका मान इस समीकरण में जब बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, डेल TF बराबर KF गुना WB गुना 1000 बटा MB गुना WA। और निकालना क्या है सर, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। तो यह MB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, MB बराबर हो जाएगा KF गुना WB गुना 1000 अब बटा डेल TF गुना WA। ये निर्धारित कर दिए सर, यही हमको MB का मान निकालना था। अब यह भी मान उष्मागतिकी मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। कहता है कि KF का निर्धारण उष्मागतिकी समीकरण द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा सर उष्मागतिकी समीकरण में, KF बराबर हो जाएगा R सेम है सर गुना TF स्क्वायर गुना MA बटा 1000 गुना डेल फर्स्ट H डेल फ्यूजन H। यही KF का क्या है, मान है। अब कहता है इसमें देख लेंगे कि सबका वैल्यू क्या क्या है, KF क्या है, R क्या है, TF क्या है। क्या हो जाएगा देखिए, तो R बराबर हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़े कि गैस कांस्टेंट है। तो R आपका क्या हो गया, गैस स्थिरांक, वेयर R इक्वल टू क्या हो गया, गैस स्थिरांक, और इसका जो गैस स्थिरांक का वैल्यू होता है सर, यह वैल्यू होता है 8.314 किलो केल्विन इनवर्स जूल मोल इनवर्स। केल्विन इनवर्स
जूल मोल इनवर्स। और टीएफ क्या हो गया, हम लोग पढ़े ही हैं, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, बिलियन का। तो क्या लिख देंगे हम लोग, बिलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक। अब कहता है फिर क्या है सर, आर हो गया, ये हो गया, एम ए, एम में पहले डेल्फस लिख लीजिए, डेल्फस एच, ठीक है, या क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का गलन उष्मा कर देते हैं। विलायक का विलायक का गलन उष्मा, ठीक है। अब हमारा क्या है, एम ए, एम ए तो पढ़े ही हैं क्या, विलायक का आणविक भार, विलायक का आणविक भार, ये हो गया सर। के अब तो जान ही रहे हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक। और क्या है सर, डब्ल्यू बी है, एम ए लिख दिए हैं, एम बी भी देख लीजिए, एम बी क्या हो गया, विलय का आणविक भार, उसके बाद कैप हो गया, एम बी हो गया, डब्ल्यू बी विलय का भार, डब्ल्यू ए विलायक का भार। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे ये हिमांक अवनमन का उपयोग क्या होता है। तो कहता है कि ठंडे प्रदेशों में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो सड़क पर बर्फ जम जाता है, या गाड़ी में के रेडिएटर में जो पानी होता है तो ठंडा होने के कारण क्या होता है, जम जाएगा। तो गाड़ी के रेडिएटर में जैसे पानी जम गया तो गाड़ी को नुकसान हो जाएगा। तो कहता है कि गाड़ी को नुकसान होने से बचाने के लिए उसके रेडिएटर में इथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल क्या कर देता है कि उसके हिमांक में कमी कर देता है। तो जैसे मान लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को पिघलना था, अब और कम कर दिया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, और 0 डिग्री पर बर्फ बना था और 0 डिग्री से क्या कर दिया कि कम टेम्परेचर कर दिया, हिमांक में कमी कर दिया, तो अब 0 डिग्री ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगा। उसी तरह सड़क पर जो जमा होता है बर्फ, ठीक है, तो क्या होगा, सड़क पर अगर बर्फ जमा है तो आवागमन में असुविधा होगी। तो उसमें क्या किया जाता है कि सड़क पर नमक का छिड़काव किया जाता है, NaCl का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, जिससे हिमांक में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है और बर्फ को सड़क से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, रास्ता आवागमन के लायक हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हिमांक अवनमन स्थिरांक का अनुप्रयोग। हिमांक अवनमन स्थिरांक का
अनुप्रयोग हिमांक अवनमन स्थिरांक का अनुप्रयोग हिमांक अवनमन स्थिरांक का अनुप्रयोग हिमांक अवनमन स्थिरांक का अनुप्रयोग। तो सबसे पहला क्या बोलेंगे, ठंडे प्रदेशों तथा जलवायु में ठंडे प्रदेशों तथा जलवायु में मोटर गाड़ियों के रेडिएटर में पानी के जमने से बचाने के लिए पानी के जमने से बचाने के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, जिससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता है। जिससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा क्या बताए सर, ठंडे प्रदेशों में सड़क पर पड़े बर्फ को हटाने में या हटाने के लिए NaCl या अनाद्र CaCl2 का उपयोग किया जाता है, जिससे जल का हिमांक 0 डिग्री C से कम हो जाता है और बर्फ पिघल जाता है।
और रास्ता आवागमन के तथा सड़क आवागमन के लायक हो जाता है। सड़क आवागमन के लायक हो जाता है। तो ये हम लोग पढ़े क्या कि इस हिमांक अवनमन स्थिरांक का अनुप्रयोग। तो हम बताएं कि ठंडे प्रदेशों में इसका अनुप्रयोग होता है, मोटर गाड़ियों के रेडिएटर में, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल को डाल के हिमांक में कमी किया जाता है, या सड़क पर पड़े, ठीक है, बर्फ को हटाने के लिए NaCl या एनहाइड्रस CaCl2 का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा खत्म हो गया हिमांक का अवनमन। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे परासरण और परासरण दाब। तब ये टॉपिक हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।